नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशियो एलएलपी जयपुर से। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फाइनेंस के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स की, लाइक रिस्क अवर्जन। मेनली जो टॉपिक होगा वो रिस्क अवर्जन होगा कि रिस्क क्या होती है और रिस्क अवर्जन क्या होता है। मेरे भाई लोग जो फाइनेंस में जिन्होंने डिग्री की है या रिसर्च की है या फाइनेंस का कोई फॉर्मल कोर्स किया है और एक्सेल से परिचित है, उनके लिए थोड़ा काफ़ी आसान होगा ये समझना। और जो मेरे ट्रेडर भाई लोग हैं जो एक्सेल से इतना परिचित नहीं है, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है, तो वो भी इसे एंड तक सुने। और जो भी मैं थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आएगा ऐसी टर्म्स जो वीडियो के दौरान है, उनको लेमैन लैंग्वेज में मैं वीडियो के लास्ट में कि उसका निष्कर्ष क्या है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चालू करते हैं दोस्तों कि रिस्क को फाइनेंस में कैसे देखा जाता है। हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, वापस से हमारे फेवरेट स्टॉक की तरफ चले जाते हैं, टीसीएस स्टॉक की तरफ चले जाते हैं, राइट। अब टीसीएस के स्टॉक्स की हम ऐसा करते हैं कि पिछले 30 दिन का डाटा हम एक्सेल पे ले लेते हैं, राइट। यानी डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे 30 दिन की मेरे पास उसके पास क्लोजिंग प्राइस मैंने एक्सेल में ले ली, ठीक है। और एक्सेल पे 30 दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद मैं 29 दिन का रिटर्न निकाल सकता हूँ। 30 दिन की क्लोजिंग प्राइस है तो 29 दिन का मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? डे 2 माइनस डे 1 डिवाइडेड बाय डे 1, ठीक है। यानी कैसे होगा कि एक्सेल में सपोज कर लीजिए फर्स्ट डे उसकी प्राइस थी क्लोजिंग 1905 एंड सेकंड डे थी 1910। तो अब ये जो दो मेरे पास क्लोजिंग प्राइस है, इससे एक रिटर्न निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? 1910 माइनस 1905 डिवाइडेड बाय 1905, राइट। तो इसका जो भी मैथमेटिकल अपनी एक्सेल से निकल के आएगा वो पॉजिटिव रिटर्न निकल के आया है इसका। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग प्राइस है तो मेरे पास कितने रिटर्न निकल के आ रहे हैं? एक। अगर मेरे पास 30 क्लोजिंग प्राइस है तो मेरे पास कितने रिटर्न्स निकल के आएंगे? 29। अब हमारे पास जब एक बार 29 रिटर्न निकल के आ गए, सपोज कर लीजिए फर्स्ट डे का रिटर्न 1% था, सेकेंड डे का रिटर्न 0.50% था, थर्ड डे का -0.50 था, फोर्थ डे का 0.60% था। इस तरह से हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास 30 दिन में 29 रिटर्न हमारे पास निकल के आ जाएंगे। मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्सेल में जाऊँगा और एवरेज का फॉर्मूला टाइप करूँगा और इसकी 29 रिटर्न्स की मैं एवरेज ले लूँगा। वो जो भी एवरेज आएगी, हम मान लेते हैं लेट्स से कि मेरी एवरेज आई है 2%, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ इस एवरेज का कि 29 दिन की जो अगर मैं एवरेज लूँ तो मेरे रिटर्न 2% रहेंगे। यानी अगर हर दिन मैं इस को ट्रेड किया है या हर दिन मैं मेरे पास ये स्टॉक भी अगर होल्डिंग में है तो 30 दिन में इसने एवरेज मेरे को 2% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि मेरी एवरेज क्या आई है? 2% निकल के आई है। तो इसको हम कहते हैं रिटर्न या एवरेज रिटर्न ओवर 30 डे पीरियड। अब इसमें मेरी रिस्क कैसे फाइनेंस डिफाइन करता है? आप वापस से एक्सेल में जाइए, वहाँ पे STD स्टैंडर्ड डिविएशन, STD-EV का एक फॉर्मूला करके होता है। उसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है .P और .S, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल। तो पॉपुलेशन तो हमें पता नहीं, क्यों नहीं पता? क्योंकि पॉपुलेशन हमें जब पता है जब हमें इस क्लास के सारे मेंबर्स पता हो, लेकिन हमें तो केवल 30 दिन का डाटा पता है। तो हम ये मानेंगे कि इस पॉपुलेशन का एक सैंपल है, यानी टीसीएस के जितने भी रिटर्न आज तक हुए हैं या आगे होने वाले हैं, उनके 29 दिन का हमारे पास क्लोजिंग प्राइस है और 29 दिन का हमारे पास रिटर्न का सैंपल है। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन .S वाला फॉर्मूला एक्सेल से यूज करेंगे और इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि ये निकालने के बाद उस 29 रिटर्न की जो सीरीज था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन .S यानी सैंपल का हमारा आया 4%, राइट। यानी इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि इस 29 दिन की एवरेज जो मेरा रिटर्न है 2% है, लेकिन इस रिटर्न में जो वेरिएबिलिटी है वो कितनी है? 4% है। यानी रिस्क मेरी 4% है। वापस से समझते हैं। अभी कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मेरे को टीसीएस को 30 दिन के लिए होल्ड करना है, तो मैं कितना रिटर्न उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अगर आपके पास ये एक्सेल की कैलकुलेशन है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? आप उसे बोलेंगे कि भाई देख, अगर तू टीसीएस को 30 दिन में रखेगा तो एवरेज तेरे को 2% रिटर्न मिलेगा। फिर वो बोलेगा कि मेरी भाई रिस्क क्या है? तो आप उसे समझाओगे, भाई देख तेरे लिए रिस्क क्या होगी? तेरे लिए ये रिस्क होगी कि तू इस 2% को अचीव ना करे। हो सकता है तेरा रिटर्न 8% भी हो जाए, 9% भी हो जाए,
हो सकता है तेरा रिटर्न -8 -9 भी हो जाए। तो एनीथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम दिस 2% इज रिस्क फॉर यू, राइट। चाहे वो 2% से ऊपर हो चाहे 2% से नीचे हो, यू शुड ओनली टारगेट 2%, राइट। आप बहुत ज़्यादा रेशनल हो, बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी आप बनना चाहते हो फाइनेंस में, तो आपको 2% को टारगेट करना है, ना ऊपर ना नीचे। इससे अगर ऊपर भी जाते हो तो वो भी आपके लिए रिस्क है, उससे नीचे भी जाते हो तो आप रिस्क है। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको भाई मेरे क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा इस 29 दिन के रिटर्न का, जो कि मैंने बताया आपको कैसे निकल रहा है, जो कि 4% अपना आ रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो मेरा रिटर्न है, राइट, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ 4% कैसे बोल सकते हैं, कि उसका ये मतलब हो गया कि ओवर 30 डेज पीरियड अगर मैं टीसीएस को होल्ड करूंगा तो मेरा रिटर्न 2 + 4% भी हो सकता है और 2 - 4% भी हो सकता है। यानी मेरा रिटर्न ऊपर की तरफ 6% भी हो सकता है और नीचे की तरफ -2% भी हो सकता है। ठीक है, ये केवल एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन मैंने केवल आपको आइडिया देने के लिए आपको बताई है। तो इसका ये मतलब हो गया कि मेरा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4% है, उससे मेरे एंडिंग रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, 2% के बजाय 6% भी आ सकता है और नीचे में -2% भी आ सकता है। तो दोनों मेरे लिए रिस्क है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा सेट के रिटर्न के डाटा सेट अगर हमारे पास है तो उनकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, उस एवरेज को हम बोलते हैं रिटर्न, और उस रिटर्न सीरीज की जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं रिस्क। ठीक है, और रिस्क में हमें अगर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन लाइक से हमारे एग्जांपल में 4% आया तो हम बोलते हैं कि ये रिस्क क्या है, डिजायरेबल नहीं है, हमें इस रिस्क को कम करना है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती है, जिस तरह से भी हम फाइनेंस को देखना चाहते हैं, तो फाइनेंस हमें एक जो स्टैंडर्ड और मॉडर्न फाइनेंस है वो बोलती है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कम होना चाहिए। इसको दूसरी तरह से और समझते हैं कैसे कम होना चाहिए। अगर मेरे पास दूसरा एक डाटा है, लेट्स से इन्फी का 29 दिन का रिटर्न सीरीज मेरे पास है, जिसमें मैंने निकाला और लकीली उसका भी रिटर्न कितना आ रहा है, 2% आ रहा है 29 दिन का, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3% आ रहा है। तो एज पर फाइनेंस आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फॉर सेम टारगेटेड रिटर्न ऑफ 2% यू आर इनकरिंग लेस रिस्क इन इन्फी। इन्फी में केवल आपको 3% की रिस्क है और टीसीएस में आपको 4% की रिस्क लेनी पड़ रही है। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस की है, मैं बार वापस कहूँगा, आप इसको गौर करें, इससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ें। ये जो रिस्क मैं बोल रहा हूँ कि टीसीएस में ज़्यादा है और इन्फोसिस में कम है, ये जब मैं अपने रिस्क को एक पैरामीटर से नाप रहा हूँ जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। ये जब ही है, अगर आप कल को बोलते हो कि मैं रिस्क को किसी और पैरामीटर से नाप रहा हूँ तो पता नहीं पूरी कैलकुलेशन हो सकता है चेंज भी हो जाए, राइट। लेकिन अभी जो मॉडर्न फाइनेंस है वो काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड डिविएशन को रिस्क के पैरामीटर के तौर पे देखती है और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फोसिस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके पास दो प्रोस्पेक्ट हैं जिनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको उनके रिटर्न भी देखेंगे और आप रिस्क भी देखेंगे, और आप देखेंगे कि अगर मेरे को रिटर्न सेम मिल रहा है तो जिसकी कम रिस्क है मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। अगर मेरे को किसी में सपोज कर लीजिए उनके रिटर्न भी अलग हैं और उनके रिस्क भी अलग हैं, तो आप देखेंगे पर यूनिट ऑफ रिटर्न किसमें रिस्क कम है। यानी आप क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए पहले का रिटर्न R1 है और रिस्क सिग्मा 1 है, और दूसरे का रिटर्न R2 है और सिग्मा 2 है, तो आप क्या करेंगे, R1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 एक कैलकुलेशन निकालेंगे, एक R2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 कैलकुलेशन आप निकालेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया R1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 का, कि आपको पर यूनिट रिस्क के लिए, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है सिग्मा 1 वो पर यूनिट लेने के लिए, यानी एक यूनिट अगर आप सिग्मा 1 लेते हैं अपने सिस्टम में तो आपको कितना R1 मिल रहा है, ये आपको R1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बताएगा। लेट्स से कि R1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 आपका 2 आया और R2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 आपका 4 आया। यानी क्या हो गया कि फर्स्ट केस में आप 1 यूनिट रिस्क ले रहे हैं तो आपको 2 यूनिट रिटर्न मिल रहा है, लेकिन दूसरे केस में अगर आप 1 यूनिट रिस्क ले रहे हैं तो आपको 4 यूनिट रिटर्न मिल रहा है। तो इसके कारण भी अगर आपको चूज करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इस तरह के जो भी इन्वेस्टर हैं, जो मैंने ये दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, उनको हम इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे, अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड भाषा में जिसको फाइनेंस ने डेवलप की है और बहुत मेहनत से डेवलप की है दोस्तों, उसको हम कहेंगे रिस्क अवर्जन।
यानी रिस्क अवर्स बिहेवियर होता है एक रेशनल इन्वेस्टर का। उसका क्या मतलब हो गया देसी भाषा में, वापस से अपन पीछे जाएंगे क्योंकि बार बार हमें उस चीज़ का मनन करना है। अगर हम बोलते हैं कि कोई इन्वेस्टर रिस्क अवर्स है तो उसका ये मतलब है गिवन द सेम रिटर्न expected in two different instrument, he will choose the instrument in which risk is less and risk is defined by standard deviation, right? तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये महसूस होगा और ये अनुभव होगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं एज पर फाइनेंस वो रिस्क अवर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमें रिस्क सीकिंग होना चाहिए, राइट? हमें रिस्क सीकिंग होना चाहिए, हमें रिस्क अवर्स नहीं होना चाहिए। अब ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरा एक पेपर भी है जो कि मैंने साइट पे दे रखा है, आप जाके उसको पढ़ें और इससे रिलेटेड आप लिटरेचर भी पढ़ें। मेरे दूसरे वीडियोस जो एक दो मैंने विलियम शार्प और पोर्टफोलियो थ्योरी के हैं उनके भी मैं लिंक नीचे दूंगा, उनको भी आप देखें। लेकिन वो दोनों वीडियो वही देखें जो पूरे फाइनेंस की जिन्होंने डिग्री कर रखी है। जो मेरे ट्रेडर भाई लोग हैं जिनको पैसा कमाने से केवल मतलब है और रिसर्च से इतना मतलब नहीं है, वो उन वीडियोस पे ना जाएं। उनके लिए मैं अलग से लेमन लैंग्वेज में दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि इनका क्या मतलब होता है। जो मेरे रिसर्च कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, वो मेरे विलियम शार्प और मार्कोविच मॉडल जो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया उनको देखें और मेरी साइट पे जाके एक रिस्क अवर्स और रिस्क सीकिंग पे मैंने एक पेपर लिखा है उसको आप पढ़ें। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि हमें रिस्क अवर्स नहीं होना चाहिए, हमें रिस्क सीकिंग होना चाहिए। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर मैं मेरी रिस्क फाइनेंस पढ़ के स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर कर रहा हूँ तो मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या मैं मेरी हरकतें या मेरे एक्शन ऐसे होने चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा, राइट? आई वॉन्ट मोर स्टैंडर्ड डिविएशन, आई वॉन्ट मोर रिस्क, एंड वाई शुड आई एज ए ट्रेडर मोर वॉन्ट मोर रिस्क, राइट? तो मैं इसका एक हिंट भी दे देता हूँ। एक्चुअली मैं रिस्क ज़्यादा सीख नहीं कर रहा, बट अगर आप रिस्क को स्टैंडर्ड डिविएशन से मेंशन करते हैं तो आई एम अ रिस्क सीकर, आई एम नॉट अ रिस्क अवर्स। और मैं आप सब लोगों को भी बोलूँगा कि आप रिस्क सीकिंग हो, ना कि रिस्क अवर्स हो। अब मेरे ट्रेडर भाई लोगों के लिए कि वो रिस्क सीकिंग को बड़ी जल्दी पहचान जाएंगे इन कंपैरिजन टू जो मेरे भाई लोगों जिन्होंने डिग्री कर रखी है। रिस्क सीकिंग का क्या मतलब हो रहा है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई ट्रेड है, कोई स्टॉक है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि यार मेरे को एवरेज 5% का रिटर्न देगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक महीने में मेरे को 5% का रिटर्न देगा। कैसे? या तो मेरे को किसी ने बताया या मैंने पीछे 30 दिन के हिस्टोरिकल डाटा की एवरेज निकाली और मोटा मोटी मैंने माना है कि यार मैं इस एसेट को 30 दिन होल्ड करूँगा और 30 दिन में ये मेरे को 5% का रिटर्न दे देगा। अब मैं रिस्क सीकिंग क्यों हूँ? मैं रिस्क सीकिंग इसके लिए हूँ, या मेरे ट्रेडर भाई जो रिस्क सीकिंग बनना चाहेंगे वो क्यों बनना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि मैं ये 5% अचीव ना करूँ। भाई मैं करना ही नहीं चाहता ये 5% अचीव। मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ? मैं ये अचीव करना चाहता हूँ कि मेरे को ये 20% का रिटर्न दे, प्लस 20% का रिटर्न दे, राइट? तो कैसे देगा? सपोज कर लो वो 30 दिन की एवरेज 5% थी और उसका सिग्मा 5% आ रहा था, यानी रिटर्न भी 5% था और सिग्मा भी 5% था। यानी अगर मैं इससे मेरे पास दो निष्कर्ष निकलेंगे। तो मैं अगर 30 दिन, आने वाले 30 दिन में इस एसेट को होल्ड करूँगा तो मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा? मेरा जो रिटर्न था 5% प्लस मेरी रिस्क 5%, यानी 10% मिल सकता है, या मेरा रिटर्न 5% माइनस मेरी रिस्क 5%, यानी 0%। यानी मेरी वेरिएबिलिटी जो होगी रिटर्न में, मैं अचीव तो 5% करना चाहता हूँ पर मेरी वेरिएबिलिटी जो होगी, जिसको मैं स्टैंडर्ड डिविएशन से नाप रहा हूँ, जिसको मैं रिस्क मान रहा हूँ, वो मेरे को या तो 10% पे लेके जाएगी या 0% पे लेके जाएगी। तो मैं चाहता हूँ एज ए ट्रेडर कि मैं 10% पे जाऊँ, लेकिन इसका लाजमी एक क्वेश्चन होता है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 10% पे जाऊँ तो ये भी चांसेस हैं कि मैं 0% पे जाऊँ। अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लूँ कि मैं उस 0% की तरफ जाने से बचूँ, राइट? अगर मैं बच सकता हूँ 0% की तरफ जाने से, और इस तरह का वो सिस्टम हो कि जो मेरे को 0% की तरफ जाने से तो बचाएगा और मेरी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज करेगा कि मैं 10% की तरफ जाऊँ। अगर मैं इस तरह के कुछ रूल्स इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने सिस्टम में, अपने ट्रेडिंग में, अपने एक्शंस में, तो मैं रिस्क सीकिंग बनना चाहूँगा। चलो अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ।
मैं जैसे ही कोई भी ट्रेड अगर लेता हूँ और वो मेरे 2% की तरफ नीचे जा रहा है, 5% मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, वो 2% अगर लॉस में जाता है तो मैं कट कर लूँगा उसको। 2% रस कर रहा है कि मैं कट कर रहा हूँ, 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 तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरे जितने भी लॉसेज होंगे वो 2% से ऊपर नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरा कोई रिटर्न 10% आ जाए, राइट? क्योंकि एवरेज मेरी 5% थी और वेरिएबिलिटी रिटर्न्स में जो स्टैंडर्ड डिविएशन से कर रहा हूँ वो भी 5% थी, तो 5 + 5 वो 10% मेरा अचीव हो सकता है। तो अगर मैं सिंपली कट माई लॉसेस एंड रन माई प्रॉफिट्स को फॉलो करता हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, मैं रिस्क सीकर बनना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन हाई हो। अभी दूसरा देख लो कि मैं मान लेता हूँ कि अभी मेरा जो रिटर्न था 5% का, मेरे पास दूसरा एसेट है जिसका 30 दिन का रिटर्न 5% है, लेकिन उसका सिग्मा 20% है। अब ये मेरे को क्या रिजल्ट देगा, एक महीने के एंड पे इस एसेट को होल्ड करूँगा तो या तो 5% + 20% 25%, या 5% - 20% -15%, यानी या तो 25% रिटर्न देगा या नेगेटिव का 15% रिटर्न देगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड थ्योरी बोलती है। लेकिन अब क्या है, मैं चाहूँगा कि मैं इस सिस्टम को ट्रेड करूँ बजाय के पहले सिस्टम को, क्योंकि ये मेरे को ऊपर 25% की तरफ जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को नीचे की मेरी जो रिस्क है वो -15 पे लेके जा रहा है, उसको मेरे को कट करनी पड़ेगी। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस भी आजकल मतलब इतने इफेक्टिवली काम नहीं करते। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट वे ऑफ मेंटेनिंग योर रिस्क। ठीक है, तो वो काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, उनको हम अगर समझ के लगाते हैं तो हमें रिस्क सीकिंग बनना चाहिए, ना कि रिस्क अवर्स। तो मेरे तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि जितनी भी पूरी फाइनेंस की थ्योरी है वो रिस्क अवर्जन पे चल रही है, लेकिन हमें रिस्क सीकिंग बनना है। ठीक है, और उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। और मेरा आपसे फिर से क्वेश्चन यही है कि आप इसकी लिटरेचर पढ़ें, मेरा पेपर पढ़ें, और आप अपने खुद के इनपुट दें कि आप कैसे रिस्क सीकिंग बनना चाहते हैं या बनना चाहिए, और क्यों रिस्क अवर्स नहीं बनना चाहिए। आप इसका हमसे डिस्कस करें, और यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। और आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन करें, हमारे साइट पे आए, हमसे टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना पाएँ। टेक केयर एंड थैंक यू।